नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि। श्री गुरवे नमः। आज हम एषा और सा के बारे में जानेंगे। यह दोनों ही प्रसिद्ध हैं। इससे पूर्व में हम एषः और सः पढ़ चुके हैं। आज उसी का थोड़ा विस्तार कर लेते हैं, है ना। एषः और सः जो थे वह पुल्लिंग के थे, यह हमको पता ही है। पर यह जो है एषः, एषा, यह स्त्रीलिंग का है। समीप के लिए हम एषा का प्रयोग करते हैं, और जब कोई हमसे दूर होता है तो हम सा का प्रयोग करते हैं। सा का अर्थ है वह, और एषा का अर्थ है यह। ठीक, जैसे हम कहना चाह रहे हैं कि यह लड़की है, तो हम क्या कहेंगे, एषा बालिका, समीप के लिए। और जैसे हमें कहना है कि वह बालिका है, तो हम कहेंगे सा बालिका, वह लड़की है तो सा बालिका। वह कर्तरी है, सा कर्तरी। यह कर्तरी है, एषा कर्तरी। इस प्रकार से, इसी प्रकार से एषा लता, यह लता है, सा लता, वह लता है। एषा शाटिका, सा शाटिका। शाटिका मतलब होता है साड़ी। ठीक। एषा माला, सा माला। जब दूर होगा तो हम कहेंगे सा, और जब समीप होगा तो हम कहेंगे एषा। ठीक, उसी प्रकार से एषा बालिका, सा वृद्धा, एषा लता, सा कलिका, एषा शाटिका, सा पेटिका, एषा माला, सा देवता। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें और ध्यान देने योग्य बातें हैं। जैसे सभी शब्द जो भी स्त्रीलिंग के आप देख रहे हैं वो सब आकार अंत हैं। हमने जो शब्दों का वर्ण विच्छेद किया था, अगर आपने उस पर ध्यान दिया हो, तो इन शब्दों के अंत में आ रहा है, वह भी बड़ा आ, इसलिए इनको हम आकारांत कहेंगे। जैसे राम शब्द जो है वह अकारांत है, पर बालिका, वृद्धा, लता, कलिका इत्यादि जो शब्द हैं ये सब आकारांत हैं, यानी इनमें बड़ा आ रहा है। तो इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि बड़ा आ जिन शब्दों में आता है वहाँ कहीं ना कहीं स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है। लगभग 90% शब्द संस्कृत के ऐसे हैं जहाँ दीर्घ आकार होने पर स्त्रीलिंग के शब्द वह माने जाते हैं। कुछ शब्द इसके अपवाद में भी हैं, जैसे गोपा है, श्रीपा है, और भी हैं, हा शब्द है, इत्यादि कई शब्द हैं जो पुल्लिंग में हैं और आकारांत भी हैं। इसलिए सीधा नहीं कह सकते कि स्त्रीलिंग के ही हैं, पर यह अधिकतर स्त्रीलिंग के ही होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि स्त्रीलिंग में प्रत्यय लगते हैं ताप, चाप और डाप। इन सब में आ ही शेष बचता है। इसलिए जब भी हम स्त्रीलिंग के शब्दों को देखते हैं तो उनमें अधिकतर अंत में आ आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। एषा छात्रा, सा अध्यापिका, एषा पत्रिका, सा पुस्तिका, एषा पाठशाला, सा गौशाला, एषा मक्षिका, सा पिपीलिका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यह लिखा है कि 1.1.2 यहाँ पर ख वर्ग भी लिखा है ना। ख से मतलब है कि यहाँ से कुछ चीज़ और चेंज हो गई है। अभी तक हमने जिन शब्दों का अध्ययन किया था वो आकारांत थे, पर अब जिन शब्दों का हम अध्ययन करेंगे वो ईकारांत होंगे, दीर्घ ई वाले। यानी दीर्घ ई वाले शब्द भी अधिकतः स्त्रीलिंग के होते हैं। इनके भी कुछ अपवाद हैं पुल्लिंग में, जैसे पपी शब्द है। ठीक, पपी शब्द का अर्थ होता है सूर्य, और उसके रूप नदी के समान चलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं, प्रधि है, सुधी है ना। ये जो शब्द हैं ये सब पुल्लिंग के हैं और चलते भी हैं इनके रूप। ठीक, अब देखिए यह स्त्रीलिंग में क्यों बनते हैं, क्योंकि स्त्रीलिंग के जो प्रत्यय हैं गीप, गीस और गीन, इनके कारण ये प्रत्यय हैं 3, इनमें भी अंत में शेष ई ही बचता है, इसलिए इन सब शब्दों में आपको ई ही दिखेगा। ठीक है, जैसे एषा सरस्वती, सा पार्वती, एषा जननी, सा भगिनी, एषा लेखनी, सा अंकनी, एषा घटी, सा कर्तरी, एषा दर्वी, सा चालनी। दर्वी मतलब बड़ी चम्मच होती है। ठीक है, छोटी चम्मच को तो हम चमसह कहते हैं, बड़ी चम्मच के लिए दर्वी कहते हैं। सा चालनी। ठीक, चित्र के माध्यम से आप समझ भी सकते हैं, इसलिए मैंने इसको विस्तृत नहीं किया है। जननी शब्द भी माता के लिए प्रयुक्त होता है। भगिनी मतलब बहन, अंकनी मतलब पेंसिल, लेखनी मतलब पेन, करतरी मतलब कैंची, घटी मतलब घड़ी, चालनी मतलब जो चालनी ही होती है ना, जिससे आटा वगैरह छानते हैं, और पाठशाला मतलब स्कूल, गौशाला मतलब जहाँ गाय रहती हैं, पिपीली का मतलब होती है चींटी,
मक्षिका मतलब मक्खी, पत्रिका मतलब पत्रिका और पुस्तिका मतलब पुस्तक। अध्यापिका मतलब महिला शिक्षिका, छात्रा मतलब महिला स्टूडेंट। शाटिका पेटिका मतलब पेटी, कलिका मतलब कली। कली का मतलब फूल, फूल नहीं, अर्थ नहीं है। कली का मतलब एक जो इसकी कली है ना, फूल का एक भाग, ये वाला जो भाग होता है ना, एक एक पंखुड़ी जिसको हम कहते हैं, उसको कहेंगे कलिका। और लता मतलब जो डालियाँ वगैरह होती हैं, अथवा जो वृक्षों पर देखी होंगी आपने, अलग अलग वो होती हैं डालियाँ, शाखाएं, उनको हम लता कहते हैं। ठीक है, तो यह स्त्रीलिंग के प्रमुख शब्द थे। अब थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। समीप के लिए हमें लगाना है एशा और दूर के लिए लगाना है शा। तो समीप में क्या है हमारे, एशा लता, इसलिए हम यहाँ एशा लगाएंगे। फिर सा बालिका, ये दूर है ना इसलिए। एशा पेटिका, सा शाटिका। एशा अंकनी, क्योंकि ये समीप थी, और सा लेखनी, ये दूर थी इसलिए सा का प्रयोग किया। एशा छुरिका, क्योंकि ये समीप थी इसलिए, और सा चालनी, वह दूर थी इसलिए सा का प्रयोग किया। उसी प्रकार से एशा करतरी, सा बेलनी, बेलनी मतलब बेला, और सा लता, एशा माला। एशा घटी, सा द्विचक्रिका, और सा अध्यापिका, एशा छात्रा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा यह अभ्यास भी समाप्त होता है। यानी हमें पास के लिए जब प्रयोग करना होगा तब हम कहेंगे एशा, और जब हमें दूर के लिए प्रयोग करना होगा तो हम कहेंगे सा। और दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का अर्थ नहीं, अर्थ भी अलग ही है। इसका अर्थ है यह और इसका अर्थ है वह, पर यह प्रयोग कहाँ होंगे, स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगे। और एक और ध्यान देने योग्य बात है, जब कोई स्त्रीलिंग की वस्तु अथवा व्यक्ति एक ही हो, उसकी संख्या एक से अधिक ना हो ना, जितने भी आपने भी देखे ये सब एक ही संख्या में थे। यदि एक से संख्या में अधिक होंगे तो सा ते ता, फिर द्विवचन में ते बनता है और बहुवचन में ता हरू बनता है। उनका भी हम अभ्यास करेंगे आगे, अभी इतना ही पर्याप्त है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग के लिए यही अभ्यास था। आप और भी ऐसे शब्द ढूंढ सकते हैं और उनके साथ सा और एशा का प्रयोग कर सकते हैं। अपने आसपास जो भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एशा सावित्री, सा गायत्री, एशा सीता, सा रमा, एशा कलिका, सा दर्वी, सा कर्तरी, इत्यादि जो है यह अभ्यास कर सकते हैं। ये तो संस्कृतम, ये तो भारतम।